नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों को लुभाया, मेक इन इंडिया में शामिल होने की अपील, पारदर्शी और स्थिर माहौल देने का वादा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों ने 17 गाड़ियों को किया आग के हवाले। नक्सलियों की धरपकड़ का काम तेज। गृह मंत्रालय ने 10 राज्यों के सुरक्षा बलों को जारी किया अलर्ट। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना यात्रा नहीं कर सकेंगे राज्यपाल। साल में 292 दिन रहना होगा राज्य में। केंद्र सरकार ने जारी किए निर्देश। नए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। किसान संगठनों ने बार बार अध्यादेश जारी करने को बताया असंवैधानिक। न्यूजीलैंड ने जीता अजलान शाह हॉकी कप। पेनाल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को हराया। भारत ने दक्षिण कोरिया को पछाड़कर जीता कांस्य। दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक मेले हनोवर मेले में रविवार को मेक इन इंडिया का छोड़ छाया रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन समारोह में कारोबारियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने निवेश के नियमों को आसान बनाने के साथ साथ मेक इन इंडिया पर खासा जोर दिया। Ladies and gentlemen, please welcome the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. Today, I come to seek German partnership in my own mission to open up India's seamless economic potential. To the industry of the world that has assembled here today, I say that we have no special bias for our host today. जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक मेले हनोवर मेसे के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हम भारत में निवेश के नियमों को आसान बना रहे हैं ताकि निवेशकों को किसी तरह की दिक्कत न आए। We have taken sweeping steps to reform our policies and open up more to foreign direct investments in key areas like insurance, construction, defense and railway. इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पर भी खासा जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया महज एक नारा नहीं बल्कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। The lions are a symbol of new India. They roar, but with a message of friendship and a promise of partnership from 1.25 billion people of India. This is also the message of 14 states, 120 CEOs and 350 companies from India participating in this fair. इस मौके पर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि जर्मनी भी भारत के साथ व्यापार करने को उत्सुक है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और बड़े उद्योगपतियों के साथ भी बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कारोबारियों को निवेश का न्योता दिया। भारत को उच्च प्रौद्योगिकी और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में जर्मन कंपनियों के निवेश की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में रविवार को जर्मनी के हनोवर पहुंचे। हनोवर पहुंचने के बाद न्यू टाउन हॉल में एक भव्य कार्यक्रम में उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने महात्मा गांधी को पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श बताया। जर्मनी के हनोवर पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग भी इस मौके पर वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनोवर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन को विश्व के समक्ष 2 सबसे बड़ी चुनौतियां बताया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के विचारों से ही दोनों समस्याओं का समाधान हो सकता है। विश्व 2 संकटों से गुजर रहा है, एक आतंकवाद और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। पूरे विश्व को इसकी चिंता है और अगर हम महात्मा गांधी की तरफ देखें तो इन दोनों समस्याओं का समाधान महात्मा गांधी के विचार में से मिलता है, उनके आदर्शों में से मिलता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी युग पुरुष थे। वे भारत में पैदा जरूर हुए, लेकिन वे पूरी दुनिया के नागरिक थे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि हनोवर में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने का फैसला वहां की जनता ने मतदान के जरिए किया। कि यहाँ की जनता ने मतदान करके तय किया था कि हमारे हनोवर में महात्मा गांधी की प्रतिमा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से। और इसलिए आज महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना हर हनोवर के नागरिक के लिए गर्व का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनोवर के मेयर को मधुबनी पेंटिंग भेंट की। प्रधानमंत्री ने हनोवर के सिटी हॉल का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विनिर्माण और कौशल विकास के क्षेत्र में जर्मनी की दक्षता हासिल करना चाहता है। इससे पहले हनोवर के मेयर ने भारत के लोकतंत्र की सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 10 राज्यों में नक्सल विरोधी अभियान चला रहे सुरक्षा बलों को ज्यादा अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। रविवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में तेजी लाने का फैसला किया गया। इस बीच छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सलियों ने खनन काम में लगी 17 गाड़ियों में आग लगा दी। सुकमा हमले के 24 घंटे के भीतर ही छत्तीसगढ़ में कांकेर के बरबासपुर में लोहे की खान में नक्सलियों ने धावा बोल दिया। नक्सलियों ने मजदूरों को धमकाया और 17 गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ। इस बीच सुकमा में शहीद हुए 7 जवानों के शव कल जगदलपुर लाए गए। हमले के बाद सुकमा जिले समेत पूरे बस्तर डिवीजन में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। मगर एक प्रकार की ऐसी घटना होने से बहुत बड़ा नुकसान भी हमको होता है, मगर ये सर्चिंग ऑपरेशन, ये जितना भी हमारे चल रहे हैं पूरे बस्तर संभाग में, उसको और आगे बढ़ाएंगे, उसको और गति देंगे। नक्सल समस्या से निपटने के लिए 10 राज्यों में सुरक्षा बल सघन अभियान चला रहे हैं। सुरक्षा बलों को नक्सली हमलों से बचने के लिए ज्यादा अलर्ट और मुस्तैद रहने को कहा गया है। रविवार को दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर आला मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें नक्सली हमलों से निपटने की भावी रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार को हर संभव मदद मुहैया कराने का फैसला लिया गया। जंगल के क्षेत्र में जाते हैं, उनके लिए इंडक्शन की ट्रेनिंग का स्तर जो है संभवतः उसको और अच्छा करना पड़ेगा। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, वे नक्सलवाद की समस्या को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए ऐसे ठोस कदम उन क्षेत्रों में उठाएगी जिससे नक्सलवाद का संपूर्ण समापन किया जा सके। शनिवार को सुकमा जिले के पेडमाल इलाके में हुई नक्सली मुठभेड़ में एसटीएफ के 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। ऐसे हमलों से बचने के लिए सुरक्षा बलों को विशेष खुफिया आधारित अभियान चलाने और जंगलों में बड़ी टुकड़ियों को तैनात करने को कहा गया है। साथ ही इलाकों की निगरानी के लिए मानव रहित विमानों की मदद लेने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने राज्यपालों की यात्राओं को लेकर निर्देश जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी 18 बिंदुओं वाली नियमावली में कहा गया है कि राज्यपाल कोई भी यात्रा राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर नहीं कर सकते। अचानक यात्रा के लिए राष्ट्रपति सचिवालय को सूचित करना होगा। अंतिम क्षणों में यात्रा की योजना के बारे में राज्यपालों को उसकी वजह की जानकारी देनी होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यपालों को अपने संबंधित राज्यों में साल में कम से कम 292 दिन रहना होगा। विदेश यात्रा के मामलों में 1.5 महीने पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। राज्यपालों को अपना राज्य 1 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक छोड़ने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। साथ ही प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और केंद्रीय गृह मंत्री को भी इसकी जानकारी भेजनी होगी। सुप्रीम कोर्ट भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की वैधता से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार के दोबारा अध्यादेश जारी करने के किसान संगठनों ने अवैध असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में धारा 123 के तहत बार बार अध्यादेश जारी करने के बेजा इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़ा किया गया है। किसान संगठनों की दलील है कि बार बार अध्यादेश जारी करना कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र से परे है। याचिका में कहा गया है कि इससे कार्यपालिका विधायिका की कानून बनाने की शक्तियां छीनने की कोशिश कर रही है। किसान संगठनों ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए सत्ता का बेजा इस्तेमाल करार दिया है। भूमि अधिग्रहण विधेयक को लोकसभा से बजट सत्र के पहले हिस्से में मंजूरी मिल गई है, लेकिन संख्या बल कम होने से इसे राज्यसभा से पारित कराने में सरकार को मुश्किलें आ रही हैं। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दल बिल के खिलाफ हैं। तेलंगाना सरकार ने नालगोंडा जिले में 7 अप्रैल को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 5 विचाराधीन कैदियों की मौत की जांच
एसआईटी से कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। मुठभेड़ को लेकर अलग अलग संगठनों और लोगों की तरफ से सवाल उठाए जाने पर विशेष जांच दल का गठन किया गया है। 5 विचाराधीन कैदियों को वारंगल सेंट्रल जेल से हैदराबाद ले जाते समय गोली मारी गई। पुलिस का दावा है कि 5 कैदी पुलिस के हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गर्मी में दिल्ली की जनता को पानी की कमी नहीं होने का दावा किया है। दिल्ली के करावल नगर में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गर्मी में दिल्ली वासियों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। पूरी प्लानिंग कर ली है कि किस इलाके में कितने बजे टैंकर जाएगा, कहां रुकेगा, वहां ऐलान कर दिया जाएगा भाई इतने बजे टैंकर आएगा। और पानी की इस बार कोई कमी नहीं होने वाली है। कपिल मिश्रा और मैं और मनीष सिसोदिया तीनों मिलकर पूरी दिल्ली की मॉनिटरिंग करेंगे, कहीं दिल्ली में पानी की इस बार कमी नहीं होने वाली है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी के बाद भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने भी होम लोन पर ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। एसबीआई ने नए ग्राहकों के लिए होम लोन की ब्याज दर में 0.25% कटौती कर दी है। नई दरें आज से लागू होंगी। बैंक ने बयान जारी करके कहा है कि होम लोन लेने वाली महिला ग्राहकों के लिए अब ब्याज दर 9.85% होगी, जो पहले 10.1% थी। दूसरे कर्जदारों के लिए होम लोन पर नई दर 9.9% रखी गई है, जो पहले 10.15% थी। बीते हफ्ते ही एसबीआई सहित आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक ने ब्याज दरों में कमी की थी। इस मामले पर बैंकों ने कदम रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन के सख्त रवैये के बाद उठाया है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2014 के नतीजों का ऐलान कर दिया है। सफल प्रत्याशियों का साक्षात्कार 27 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। मुख्य परीक्षा में कामयाब प्रतियोगियों की सूची यूपीएससी की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर डाल दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जाट समुदाय को आरक्षण समाप्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र की समीक्षा याचिका पर आने वाले फैसले के आधार पर इस परीक्षा के परिणाम निर्भर करेंगे। हालांकि देर रात जारी आयोग की प्रेस विज्ञप्ति में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पिछले साल 14 से 20 दिसंबर के बीच हुई थी, जिसमें हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया था। फिलहाल यहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन होंगी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट के जाट आरक्षण के संबंध में आए हालिया फैसले से एक बार फिर ये बहस तेज हुई है कि आरक्षण किसे और क्यों मिले। सुनने में बड़ा काव्यात्मक लगता है, गरीबी की कोई जात नहीं होती है, लेकिन जब नीचे जाते हैं तो गरीबी क्यों बढ़ती है, और जब ऊपर जाते हैं तो गरीबी घटती क्यों? तो कोई तो विलोम का संबंध है ना। आरक्षण का मुद्दा सामाजिक सरोकार से ज्यादा जुड़ना चाहिए, न कि आर्थिक सरोकार से। बहुत देर से जाटों को आरक्षण मिला। ये जब मंडल कमीशन लागू हुआ उसी समय मिल जाना चाहिए था। बहुत देर से मिला और बहुत जल्दी छीन लिया गया। हमारे समाज में जातिगत आधार पर भयंकर विषमताएं हैं। हमारा वर्तमान ऐसा है। हम चाहते हैं एक ऐसा भविष्य जो जाति रहित हो। मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर की एक बहुत मौलिक रचना है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मेरे ख्याल से सारे पाठ्यक्रमों में अनिवार्य करना चाहिए। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। श्रीलंका की नई सरकार ने जाफना में 570 एकड़ जमीन को तमिलों को दे दिया है। ये जमीन अब तक सेना के नियंत्रण में थी। नॉर्दर्न प्रोविंस के नियंत्रण में इस जगह पर तमिलों को बसाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान यह मुद्दा उठा था। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में तमिलों के लिए जमीन छोड़ने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का वादा भी किया था। लिट्टे के पतन के बाद से ही श्रीलंका पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था कि वो अल्पसंख्यकों के सम्मान और आधारभूत जरूरतों का ख्याल रखें। सऊदी अरब ने पड़ोसी देश यमन पर हवाई हमले बंद करने की ईरान की मांग ठुकरा दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की संसद के हमले के शामिल होने से इनकार करने के बाद सऊदी गठबंधन ने हमले तेज कर दिए हैं। यमन के मुद्दे पर अब सऊदी अरब और ईरान खुलकर आमने सामने आ गए हैं।
रविवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस सऊद अल फैसल ने कहा कि ईरान को इस मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं है। ये मध्य पूर्व की सुरक्षा का मसला है। सऊदी अरब के इन हमलों के विरोध में कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों ने सड़कों पर उतरकर यमन पर हमले रोकने की अपील की। पाकिस्तान की संसद ने सऊदी अरब के हमलों में शामिल होने की मांग को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब के धार्मिक मामलों के मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया और दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ कहा। لابد أن نؤكد أن المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية هما بلد واحد وعلاقاتهما من تأسيس المملكة। रविवार को यमन के शहर तैज में एक मिलिट्री कैंप पर हुए सऊदी अरब के हमले में 8 नागरिकों की मौत हो गई। ये कैंप यमन के पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सलेह के करीबी सैनिकों का था। यमन में चल रहे विद्रोह के पीछे सलेह का ही हाथ है और माना जाता है कि सलेह को आर्थिक और सामरिक मदद ईरान से मिल रही है। सलेह को 2012 में अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के चलते सत्ता छोड़नी पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मिस्र के सिनाई में 2 अलग अलग बम धमाकों में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 44 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पहला धमाका अल आरिश शहर के पुलिस स्टेशन पर, जबकि दूसरा धमाका शेख जुवैद में एक सड़क के किनारे हुआ। हालांकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। सिनाई में हुए ज्यादातर हमलों में सुरक्षा कर्मियों को ही निशाना बनाया जाता है। 2013 से लेकर अब तक सिनाई में सैकड़ों सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने राष्ट्रपति चुनाव में उतरने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। हिलेरी अगर चुनाव जीतती हैं तो वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि हिलेरी क्लिंटन कमाल की राष्ट्रपति साबित होंगी। I'm getting ready to do something too. I'm running for president. Americans have fought their way back from tough economic times, but the deck is still stacked in favor of those at the top. हिलेरी क्लिंटन ने आखिरकार 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी के लिए अपना दावा पेश कर दिया। इसी के साथ हिलेरी ने कैंपेन वेबसाइट भी शुरू कर दी। हिलेरी ने वीडियो और ट्वीट के जरिए अपनी दावेदारी का ऐलान किया। उनका कहना है कि वो अमेरिकी लोगों की चैंपियन बनना चाहती हैं। Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. So I'm hitting the road to earn your vote, because it's your time, and I hope you'll join me on this journey. इससे पहले राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हिलेरी क्लिंटन की जमकर तारीफ की। ओबामा ने कहा कि हिलेरी चुनाव जीतती हैं तो वो बेहतरीन राष्ट्रपति साबित होंगी। She was an outstanding Secretary of State. She is my friend. I think she would be an excellent president. हिलेरी ने 2008 में भी डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पेश की थी, लेकिन बराक ओबामा से हार गई थी। जानकारों के मुताबिक हिलेरी के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी जीतना आसान है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी पार्टी 8 साल से सत्ता में है और उन्हें सत्ता विरोधी रुझान का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए हिलेरी की दावेदारी पर अमेरिकी नागरिकों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। I believe there should be a woman president. It's time already, and I'm very excited. I'm so happy. I think she'd be a good candidate. Being a good president, the only time will tell. You know, it's like with everyone else. उधर रिपब्लिकन की तरफ से सीनेटर रैंड पॉल और टेड क्रूज पहले ही अपनी उम्मीदवारी पेश कर चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के भाई जेब बुश और फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबो के भी रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर मैदान में कूदने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ खबर खेल की दुनिया से। न्यूजीलैंड ने विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर अजलान शाह हॉकी खिताब जीत लिया है। इपोह में खेले गए फाइनल मुकाबले का फैसला पेनल्टी शूटआउट से निकला। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराकर दूसरी बार अजलान शाह खिताब पर कब्जा जमाया है। निर्धारित 7 मिनट के भीतर दोनों टीमों का स्कोर 2-2 था। न्यूजीलैंड की जीत के नायक बने गोलकीपर डोमिन विंचेस्टर। न्यूजीलैंड ने इससे पहले 2012 में खिताब जीता था। इस हार के साथ ही ऑस्ट्रेलिया का खिताब की हैट्रिक का सपना टूट गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछली 2 बार से अजलान शाह की खिताब जीतने में कामयाब रही थी।
वहीं भारत ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीत लिया है। मलेशिया के इपोह में तीसरे स्थान के मैच में भारत ने दक्षिण कोरिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से हराया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर थीं। भारतीय जीत के हीरो रहे गोलकीपर पीआर श्रीजेश, जिन्होंने पूरे खेल के दौरान कई गोल बचाए। श्रीजेश ने पेनल्टी शूटआउट में दक्षिण कोरियाई टीम की 2 कोशिशें बेकार करके भारत को जीत दिलाने में मदद की। भारतीय टीम के इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। वहीं भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने इतिहास रच दिया है। सानिया मिर्जा महिला डबल्स में वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। सानिया ने रविवार को मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर WTA फैमिली सर्कल कप टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। खिताबी मुकाबले में सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने केसी डेलाल्का और दारजा जुराक की जोड़ी को 6-0, 6-4 से हराया। इसके साथ ही उन्होंने न सिर्फ खिताब जीता बल्कि नंबर 1 रैंकिंग भी हासिल कर ली। सानिया से पहले भारत के सिर्फ लिएंडर पेस और महेश भूपति युगल रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे हैं। हिंगिस के साथ सानिया की यह लगातार तीसरी खिताबी जीत है। दोनों ने मार्च में जोड़ी बनाने के बाद एक भी मैच नहीं गंवाया है। भारतीय निशानेबाज जीतू राय ने कोरिया के चांगवान में चल रही निशानेबाजी विश्व कप में कांस्य पदक जीत लिया है। जीतू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य जीता। एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जीतू ने 181.1 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। वो सिर्फ 0.4 अंक से स्वर्ण पदक पर निशाना लगाने से चूक गए। रियो ओलंपिक खेल के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके जीतू राय का पिछले साल जून से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में यह 7वां पदक है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में आज का दिन ब्रिटिश शासन के जुल्मों की सबसे बर्बर घटनाओं में से एक जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद दिलाता है। 1919 में आज ही के दिन ब्रिटिश सेना के जनरल डायर के आदेश पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैकड़ों भारतीयों को मौत की घाट उतार दिया गया था। वैशाखी के दिन हजारों लोग रॉलेट एक्ट और राष्ट्रवादी नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, लेकिन जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलीबारी करके इनमें से सैकड़ों लोगों की जान ले ली। सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की संख्या 379 बताई गई, लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं कि इस हत्याकांड में करीब 1500 लोग मारे गए। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता बलराज साहनी जी की आज पुण्यतिथि है। 1913 में रावलपिंडी में जन्मे बलराज साहब को आजादी के दौर के कुछ बेहतरीन कलाकारों में गिना जाता है। आइए याद करते हैं बलराज साहब को उनके शानदार अभिनय की कुछ खास झलकियों के साथ। बलराज ने एक्टिंग का सपना तो बचपन में ही पाल लिया था, लेकिन इस राह में कई चुनौतियां थीं। रावलपिंडी से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बीबीसी के हिंदी अनाउंसर के तौर पर चुने गए तो लंदन का रुख किया, लेकिन एक्टिंग से दिल लगा बैठे बलराज का लंदन में मन नहीं रमा। लंदन से वापस लौटकर बलराज इंडियन पीपल्स थिएटर यानी इप्टा के लिए प्ले करने लगे। इस बीच में ख्वाजा अहमद अब्बास की नजर उन पर पड़ी और उन्हें इंसाफ और धरती के लाल के लिए साइन कर लिया। जमीन तो किसान की माँ है हुजूर, माँ को बेच दूं। लेकिन बलराज साहनी को असली पहचान मिली 1953 में आई बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन से। ये गिन कर रख दे और फिर बाहर जाकर कुछ खा पी आए। हाँ बापू, बहुत भूख लग रही है। कितने हुए? 1 रुपया 2 आने। बस। 1965 में आई फिल्म वक्त से उनका वक्त बदला और वे फिल्म जगत के बड़े कलाकारों में गिने जाने लगे। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। बशीरा है ना, वही अपना लड़का अपरमैन कराची जाके। उम्र के आखिरी पड़ाव पर 1973 में उन्होंने देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म गर्म हवा की। रोज किसी न किसी को खत लिखे। क्या लिखता है? लिखेगा, यही लिखता है यहाँ अच्छा काम चल रहा है, दौड़ी दूरी पगार मिल रही है। मगर कब तक मिलेगी? और गर्म हवा के पर्दे पर आने के अगले ही दिन बलराज साहनी इस दुनिया से रुखसत हो गए।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों को लुभाया, मेक इन इंडिया में शामिल होने की अपील, पारदर्शी और स्थिर माहौल देने का वादा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों ने 17 गाड़ियों को किया आग के हवाले। नक्सलियों की धरपकड़ का काम तेज, गृह मंत्रालय ने 10 राज्यों के सुरक्षा बलों को जारी किया अलर्ट। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना यात्रा नहीं कर सकेंगे राज्यपाल, साल में 292 दिन रहना होगा राज्य में, केंद्र सरकार ने जारी किए निर्देश। नए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, किसान संगठनों ने बार बार अध्यादेश जारी करने को बताया असंवैधानिक। न्यूजीलैंड ने जीता अजलांचा हॉकी कप, पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को हराया। भारत ने दक्षिण कोरिया को पछाड़कर जीता कांस्य।